देवियों सज्जनों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का S25 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महादशा के बारे में और ये जानेंगे कि कैसे महादशा का आकलन किया जाता है, कैसे देखा जाता है कि महादशा किसी भी ग्रह की महादशा आपके जीवन में कैसे परिणाम देगी। और इसके कई सारे नियम हैं जिनको लागू करने के पश्चात आप ये ज्ञात कर सकेंगे कि कैसे कौन सा ग्रह आपके जीवन में कैसे परिणाम देगा अपने महादशा में। तो जानते हैं महादशा के बारे में। महादशा के बारे में जानने से पहले, उन नियमों के बारे में जानने से पहले, सबसे पहले जानते हैं कि महादशा होती क्या है। हर व्यक्ति इस पूरे सृष्टि में हर समय किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा से गुजरता रहता है। और महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा किसी भी ग्रह की हो सकती है। जो 9 ग्रह हैं ज्योतिष में, उनमें से किसी भी ग्रह की हो सकती है। और हर ग्रह की महादशा अलग अलग अवधि की होती है। जैसे कि बुध की महादशा 17 वर्षों की होती है, बृहस्पति की महादशा 16 वर्षों की होती है, शनि की महादशा 19 वर्षों की होती है। ऐसे ही हर ग्रह की अलग अलग अवधि की महादशाएं होती हैं। और ये महादशा ये स्पष्ट करती हैं व्यक्ति के जीवन में कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर बृहस्पति की महादशा से गुजर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति के जीवन में अगले 16 वर्षों तक जो महादशा बृहस्पति की चलेगी उसमें व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा परिणाम बृहस्पति के द्वारा दिए जाएंगे। मतलब ये है कि जीवन भर में उस अगले 16 वर्षों में सबसे ज़्यादा जो आपके ऊपर कंट्रोल होगा वो बृहस्पति का होगा। तो इसीलिए महादशाओं का आकलन करना अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे ये पता चल सकता है कि हर ग्रह, कोई किसी भी ग्रह की महादशा वो कैसे परिणाम देगी। तो आप जानते हो नियमों के बारे में जो कि देखे जाते हैं, जिनको लागू किया जाता है जब महादशाएं चल रही हो किसी भी ग्रह की। सबसे पहला नियम होता है कि जिस भी ग्रह की आपकी महादशा चल रही है, आपको देखना है कि वो आपकी जन्म कुंडली में कौन से भाव का स्वामी है। क्योंकि जिस भी भाव का वो स्वामी ग्रह होगा उस भाव के परिणाम अवश्य दिखाई देंगे आपके जीवन में, क्योंकि उस भाव का वो स्वामी ग्रह है, वो ग्रह जिसकी भी आपकी महादशा चल रही है। मान लीजिए आपकी शनि की महादशा चल रही है और आपका जो लग्न है वो तुला लग्न है, तो चौथा और 5वें भाव का स्वामी ग्रह शनि है। इसलिए अब जो शनि की महादशा है अगले 19 वर्षों की, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव शनि का जीवन में दिखाई देगा और सबसे ज्यादा प्रभाव चौथे और 5वें भाव से संबंधित चीजों का होगा। दूसरा नियम जो आपको लागू करना है वो है कि जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है वो आपकी कुंडली में कौन से स्थान पर बैठा है, कौन से स्थान पर स्थित है। क्योंकि जो भी ग्रह परिणाम देता है वो अपने भावों का परिणाम उस भाव से देता है, उस भाव के द्वारा देता है जिसमें वो बैठा होता है। तो यदि शनि की महादशा, अगर हम जैसे बात कर रहे थे, यदि शनि चौथे और 5वें भाव का स्वामी ग्रह है तुला लग्न के लिए और किसी व्यक्ति की शनि की महादशा चल रही है तो, और शनि कुंडली में 11वें भाव में बैठा है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि शनि जो परिणाम देगा वो चौथे और 5वें भाव के होंगे, पर चौथे और 5वें भाव के परिणाम 11वें भाव के द्वारा दिए जाएंगे। 11वें भाव में शनि स्थित है, इसलिए शनि चौथे और 5वें भाव के परिणाम 11वें भाव के द्वारा देगा। और अगला नियम यदि हम बात करें तो अगला नियम है कि आपको देखना है कि जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है उसका बल कितना है, वो उसके अंदर कितनी शक्ति है। जितनी भी शक्ति होगी, जितना ज्यादा बल होगा, उतने ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे, उतनी ज्यादा मात्रा में परिणाम मिलेंगे। लोग कहते हैं कि मेरा इस महादशा के अनुसार सबसे अच्छा पीरियड चल रहा है जीवन का, सबसे अच्छा समय चल रहा है जीवन का, पर फिर भी उनको चीजें होती हुई नजर नहीं आती। उसका कारण यह है
कि जिस भी ग्रह के, यदि आप जिस भी ग्रह का आपका समय चल रहा है वो भले ही बहुत अच्छा हो पर उसके पास बल ही ना हो। यदि बलहीन हो जाएगा ग्रह तो उसके अंदर क्षमता ही नहीं होगी आपको परिणाम देने की, इसलिए परिणाम उजागर ही नहीं होंगे, कभी सामने ही नहीं आएंगे। और यदि आएंगे भी तो उनकी मात्रा बहुत कम होगी, उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी। अगला नियम जो आपको देखना है वो ये है कि ग्रह का जो नेचर है वो कैसा है। ग्रह का एक दो टाइप के नेचर होते हैं, एक होता है नेचुरल नेचर, एक होता है फंक्शनल नेचर। नेचुरल नेचर में क्या होता है, कोई भी ग्रह या तो मित्र ग्रह होगा या शत्रु ग्रह होगा। ज्योतिष के अनुसार नैसर्गिक शत्रु ग्रह और नैसर्गिक मित्र ग्रह होते हैं। 4 नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं, वो है शुक्र, बुध, बृहस्पति और चंद्रमा। 4 नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं जिन्हें हम नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स भी बोलते हैं। और 4 नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं जो कि हैं सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु। और ये नेचुरल मेलेफिक हैं, नैसर्गिक शत्रु ग्रह। तो ये जब भी इनकी दशाएं चलेंगी तो ये आपको देखना है कि इनका नेचर कैसा है। यदि चंद्रमा की दशा चल रही है तो वो नेचुरल बेनिफिक हो गई नैसर्गिक मित्र ग्रह की, और यदि शनि की महादशा चल रही है तो वो नैसर्गिक शत्रु ग्रह की महादशा हो गई। इसका परिणाम यह होता है कि कोई भी ग्रह, अगर मान लीजिए आपकी नैसर्गिक शत्रु ग्रह की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि भले ही कुंडली में बहुत ज़्यादा बलवान हो, बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हो, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अगले 19 वर्षों तक जो उसकी दशा चलने वाली है उसमें सारे परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। उसमें कुछ परिणाम कम अच्छे मिलेंगे, कुछ परिणाम बुरे भी मिलेंगे, क्योंकि शनि नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। इसलिए भले ही वो आपकी कुंडली में कितने भी अच्छे डिग्निटी में बैठा हो, ये अनिवार्य नहीं कि वो अच्छे ही परिणाम देगा अगले 19 वर्षों तक लगातार। फिर आपको देखना है फंक्शनल नेचर। फंक्शनल नेचर होता है कि कुंडली के अनुसार कुंडली के अनुसार ग्रह का व्यवहार कैसा है। फंक्शनल बेनिफिक और फंक्शनल मेलेफिक 2 तरीके के ग्रह होते हैं कुंडली के अनुसार, शत्रु ग्रह और मित्र ग्रह। तो और फंक्शनल मेलेफिक यदि हम देखें, फंक्शनल मेलेफिक वो ग्रह होते हैं जो कि स्वामी ग्रह होते हैं मूल त्रिकोण राशियों के, जो स्थित होती हैं 6ठे, 8वें और 12वें भाव में आपकी जन्म कुंडली में। अर्थात एक उदाहरण के तौर पर जानते हैं इस बात को, यदि आपका मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो लग्न है वो वृष लग्न है, तो वृष लग्न के लिए 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, 6ठा, 8वां, 12वां भाव तीनों ही मूल त्रिकोण राशियों से मूल त्रिकोण राशियां स्थित होती हैं तीनों ही भावों में। और तीनों ही जो अब तीनों ग्रह के जो तीनों भावों के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र, बृहस्पति और मंगल, क्योंकि 6ठा भाव है मूल त्रिकोण राशि तुला, जो जिसका स्वामी ग्रह शुक्र, 8वें का बृहस्पति राशि है धनु, और 12वें का स्वामी ग्रह मेष, जिसके स्वामी है मंगल। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि शुक्र और बुध नैसर्गिक मित्र ग्रह थे, पर वृष लग्न के लिए ये दोनों फंक्शनल मेलेफिक हैं। भले ही ये नेचुरल बेनिफिक हो पर ये फंक्शनल मेलेफिक हैं। तो यदि कोई भी व्यक्ति यदि इन दशाओं से गुजरेगा शुक्र और बृहस्पति की, तो इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर दोनों ग्रह अच्छे परिणाम दें, ये कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ पर अब इन ग्रहों के मिक्स्ड परिणाम मिलेंगे, मिले जुले परिणाम मिलेंगे, अच्छे भी बुरे भी, क्योंकि ये मेलेफिक हो गए कुंडली के अनुसार, लग्न के अनुसार, और हर लग्न के अनुसार अलग अलग ग्रह जो कि मूल त्रिकोण राशियों को संबोधित करते हैं, उनके स्वामी ग्रह होते हैं 6ठे, 8वें, 12वें भाव के, वो मेलेफिक होते हैं, फंक्शनल मेलेफिक। तो इनके भी परिणाम मिलते हैं उसके अनुसार। अगला नियम जो आपको देखना है वो देखना है कि जिस भी ग्रह की आपकी महादशा चल रही है वो किस नक्षत्र में स्थित है, क्योंकि कोई भी ग्रह किसी भी नक्षत्र में स्थित होगा, इसका अर्थ यह है कि उस नक्षत्र के जो गुण हैं वो उस ग्रह में है। तो
इससे ये पता चलता है कि कोई भी ग्रह उस नक्षत्र के गुणों को सामने लाएगा जब भी उसकी महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलेगी। इसलिए यदि मान लीजिए आपकी मंगल की महादशा चल रही है, मंगल मृगशिरा नक्षत्र में स्थित है, तो मंगल अब मृगशिरा नक्षत्र के गुण आपके जीवन में लाएगा। और मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी खुद मंगल है, इसलिए मंगल की इंटेंसिटी और बढ़ेगी। तो यहां पर आपको देखना है कि कौन से नक्षत्र में वो ग्रह स्थित है जिसकी महादशा आपकी चल रही है। अगला नियम जो आपको देखना है वो ये है कि जो भी ग्रह है वो किसी भी यदि युति में स्थित है तो वो भी आपको साथ में देखनी है। ये क्योंकि जब भी युति होती है, कंजंक्शन होता है, तो दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है। तो यदि मान लीजिए सूर्य शनि की महादशा चल रही है, सूर्य शनि एक साथ हैं कुंडली में, तो अब सूर्य के भी परिणाम आपके जीवन में दिखाई देंगे, क्योंकि शनि और सूर्य साथ में बैठे हैं कुंडली में। इसलिए तो ये आपको देखना है। अगले जो दो चीजें हैं वो ये हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये दो तरीके हैं, मेथड हैं, जिनसे महादशाओं का आकलन आसान हो जाता है। पहला तरीका है भावचलित चार्ट। भावचलित कुंडली होती है, भावचलित कुंडली एक अलग कुंडली होती है सिर्फ और सिर्फ महादशा का आकलन करने के लिए। इसमें ग्रह अलग अलग स्थित होते हैं, और इसे हम देखते कैसे हैं ये जानते हैं। यदि आपकी कुंडली में मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर बृहस्पति की महादशा किसी व्यक्ति की चल रही है, कुंडली में बृहस्पति 12वें भाव में स्थित है, पर भावचलित कुंडली में बृहस्पति 11वें भाव में स्थित है, तो इसका अर्थ ये है कि बृहस्पति के जो गुण हैं वो 11वें भाव से मिलेंगे। ये अर्थ है इसका, मतलब कि बृहस्पति यदि 12वें भाव में स्थित है तो बृहस्पति के जो गुण हैं वो 12वें भाव के गुण 11वें भाव के द्वारा मिलेंगे। तो भावचलित कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है महादशाओं का आकलन करने के लिए। यदि हम जनरल वे में बात करें तो भावचलित कुंडली बहुत कम हद तक कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं आपकी जन्म कुंडली से। जब आप मैच करेंगे दोनों को तो मैक्सिमम टाइम आप ये देखेंगे कि दोनों सेम है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा दोनों ही कुंडलियों में, जन्म कुंडली और भावचलित कुंडली में। तो यदि जो भी ग्रह अलग अलग हैं, मेन कुंडली और जन्म कुंडली और भावचलित कुंडली में, उन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ यदि अगर बृहस्पति एक उदाहरण के तौर पे जो हम बता रहे हैं, तो उसमें ये है कि बृहस्पति 12वें भाव का यदि 12वें भाव में बैठा है और 11वें भाव में भावचलित कुंडली में है, तो इससे ये पता चलता है कि बृहस्पति 12वें भाव के जो गुण हैं, जो परिणाम हैं, वो 11वें भाव के द्वारा देगा, क्योंकि भावचलित कुंडली में बृहस्पति 11वें भाव में स्थित है। अगला जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आपको परिणाम देगा, वो है महादशा लग्न। महादशा लग्न बहुत अनिवार्य है देखना। महादशा लग्न बनता कैसे, पहले इसके बारे में जानते हैं। महादशा लग्न बनता है जिस भी ग्रह की महादशा आपकी चल रही है। मान लीजिए आपकी शनि की महादशा चल रही है, आपका वृष लग्न है और शनि बैठा है 6ठे भाव में, तो अब आपको क्या करना है कि शनि को बस उठा करके आपको लग्न में ले जाना है। आपको राशि उसकी चेंज नहीं कर दी है, सीधे शनि को रोटेट करके लग्न में स्थित कर दीजिए और सारे ग्रह अकॉर्डिंगली अलग अलग भावों में आ जाएंगे। यहाँ पर राशियाँ चेंज नहीं होती, यहाँ पर खाली लग्न हम सामने रख देते जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है। तो यहाँ शनि की यदि महादशा चल रही है किसी भी व्यक्ति की, वृष लग्न में यदि शनि 6ठे भाव में स्थित है, यानी कि तुला राशि में शनि स्थित है, तो अब शनि को हम उठा करके लग्न में रख देंगे। मतलब कि अब लग्न हो जाएगी तुला लग्न, शनि होगा पहले भाव में और बाकी अन्य ग्रह उसके अनुसार अलग अलग भावों में स्थित हो जाएंगे। ये होता है महादशा लग्न। अब आपको देखना कैसे है महादशा लग्न को, ये है कि यहाँ पर अब हम शनि महादशा की बात कर रहे हैं, तो शनि तुला लग्न के लिए 4थे और 5वें भाव का स्वामी है। इसलिए अब 4थे और 5वें भाव के जो परिणाम हैं, जो जिन भी चीज़ों को 4थे और 5वें भाव संबोधित करते हैं, उनके परिणाम आपको शनि स्पष्ट करने लगेगा, देने लगेगा अपनी महादशा के दौरान।
और ये देगा किस भाव के द्वारा? पहले भाव के द्वारा, क्योंकि शनि पहले भाव में स्थित है महादशा लग्न के अनुसार। इसलिए तो महादशा लग्न ये आपको बनानी कैसे है इसके बारे में हम जान चुके हैं, और इसको आपको देखने के लिए यहाँ पर आपको ये देखना है कि किस भावों को, किन किन भावों को वो ग्रह, किन भावों का वो ग्रह स्वामी है और कहाँ वो स्थित है, क्योंकि जिस भाव में वो स्थित है उस भाव के द्वारा परिणाम वो देता है, और जिन भावों को वो देख रहा है, जिन पर दृष्टि डाल रहा है, उनके भी परिणाम देगा। इसलिए आपको ऐसे महादशा लग्न का उपयोग करके जानना है, ये इससे आपको पता चल सकेगा कि कैसे परिणाम आपके जीवन में अगली महादशा जो आपकी चल रही है उस महादशा के दौरान कैसे परिणाम मिलेंगे किसी भी ग्रह के द्वारा। तो ये दो तरीके बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनसे आसानी से पता चल जाता है कि कैसे जो है परिणाम आपको मिलेंगे। और यदि मैं बात करूं तो महादशा लग्न ज़्यादा आसान है और ज़्यादा एक्यूरेट है भाव चलित कुंडली के कंपैरिजन में। अगली एक और चीज़ है, वो छोटी चीज़ है, वो ये है कि गोचर हम देखते हैं, पर गोचर यहाँ पर जितने भी हमने अभी तक नियम देखे हैं उनमें आप इन नियमों का उपयोग करें। गोचर देखने की आपको आवश्यकता इस लेवल पर नहीं है। गोचर के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे, पर यहाँ पर मैं एक बात बस यही कहना चाहूँगा कि जब भी गोचर देखते हैं तो दो ग्रह अनिवार्य हैं गोचर देखने के दौरान, वो हैं शनि और बृहस्पति। शनि और बृहस्पति जब भी गोचर करते हैं आपके लग्न कुंडली के चंद्रमा के अनुसार, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कैसे महादशा का आकलन होता है। पर यहाँ पर हम उस चीज़ पर बात नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करके बात करेंगे अगले वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में। पर यहाँ पर आपको बस अभी जो नियम हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं को अप्लाई करना है, उन्हीं को लागू करना है, और आप ये जान सकेंगे कि कैसे कोई भी महादशा, कोई भी ग्रह कैसे परिणाम देगा अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के दौरान। तो ऐसे आपको देखना है। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी जा सकते हैं। कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल करें, अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आराद्रा नक्षत्र के बारे में। आराद्रा नक्षत्र के से संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं उनके बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।